नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 16 दिसंबर है आज और आज देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में। सबसे पहला तो यही हेडलाइन है कि मनरेगा जो है उसको अब रिप्लेस किया जाएगा ग्रामीण से। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी, आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको मनरेगा कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है। लेकिन अब इसको चेंज किया जाएगा किस चीज़ से, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन से इसको रिप्लेस किया जाएगा। कुछ बेसिक अंतर को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते। जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष में मुद्दों को समझेंगे। फिलहाल बिल पास नहीं हुआ है इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है इशू। दरअसल में ये है मनरेगा और ये है ग्रामीण, ठीक है। मनरेगा के तहत क्या था कि अधिकार था, मांग प्रेरित था कि डिमांड कितना ज़्यादा हो रहा है काम का, उस पर आधारित आपको जॉब दिया जाता था। 100 दिनों की गारंटी थी। इसमें क्या है, सप्लाई, यानी कि सरकार पहले से ही बजट तय कर देगी और उसी बजट के तहत में आपको काम दिया जाएगा 125 दिनों का। ये भी सीजनल होगा, यानी कि जिस सीजन में काम मिलने के आसार है उसी सीजन में आपको काम मिलेगा, नहीं तो यह काम नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो बड़ा परिवर्तन किया गया, पहले 90 और 10 का रेशियो था सभी राज्यों के लिए कि केंद्र सरकार 100 में से 90 रुपये का भुगतान करती थी और 10 रुपये राज्य सरकारों को भुगतान करना पड़ता था। लेकिन इसको चेंज कर दिया अब सरकार ने इस बिल के तहत में। अब 60 और 40 का रेशियो कर दिया है और स्पेशल राज्य हैं उनके लिए केवल 90 और 10 का रेशियो होगा। पहले 90 और 10 सभी के लिए था, जबकि अब इसको चेंज कर दिया गया 60 और 40 सामान्य राज्यों के लिए, जैसे बिहार, यूपी, कर्नाटक, इन सब के लिए। और वही पहाड़ी राज्य या स्पेशल राज्यों के लिए 90 और 10 का रेशियो कर दिया गया है। तो डिमांड से अब किस पर आ गया है भाई, सप्लाई बेसिस पर आ गया है। और दूसरा चीज़ जो चेंज किया गया कि राज्यों के ऊपर वित्तीय बोझ को अब बढ़ा दिया गया है। तो ये इसमें बहुत बड़ा चेंज है। और सीजनल इसमें पॉज भी अलाउ किया गया है कि अगर इस सीज़न में काम का सीज़न नहीं है, जैसे धान की रोपनी के बाद से सीज़न में थोड़े दिनों का विश्राम रहता है, उस दौरान काम नहीं होता है, तो धान काटने के सीज़न में काम होगा। तो इस प्रकार से सीज़न डिसाइड किया गया है और रूरल एरिया में ही इसको लागू किया जाएगा। रूरल एरिया वो होगा जिसको केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि ये रूरल एरिया इसके तहत में दिखाया गया है। तो यानी कि रूरल एरिया नोटिफाई करने का भी जिम्मा केंद्र सरकार को दिया गया है। तो अब इसको लेकर के हो हंगामा तो होना तय ही है, क्योंकि बहुत ही बड़ा चेंज किया जा रहा है इसमें। उसके बाद जो आज दूसरा टॉपिक है अपना, वही सबसे मेन टॉपिक है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्रा शुरू हुई है, जिसमें वो 3 देशों की यात्रा करेंगे। प्रथम देश है जॉर्डन, जिसकी यात्रा पर हैं। जॉर्डन के साथ भारत के क्या रिश्ते हैं, मिडिल ईस्ट का क्या महत्व है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। एक चीज़ और है कि आज 70 बीपीएससी मेंस रिजल्ट आने की संभावना है, जैसा दिख रहा है। कई सारे जगहों पर देखा है मैंने, संभावनाएँ तो कितनी बार बनी हैं, लेकिन बार बार संभावना जो है वो टल जा रही है। तो देखिए आज शायद आ जाएगा आपका रिजल्ट, जहाँ तक उम्मीद है कि आज आ जाना चाहिए। नहीं, अगर आज नहीं आया तो फिर बहुत विलम्ब हो जाएगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ के प्रधानमंत्री मोदी जी की जॉर्डन यात्रा हुई है। जॉर्डन में आज वो वार्तालाप करेंगे वहाँ के किंग से। जॉर्डन में राजशाही प्रकार का शासन है, वहाँ पर किंग होते हैं जो खुद को पैगंबर मोहम्मद के कबीले से जोड़ते हैं। जिस कबीले से पैगंबर मोहम्मद बिलोंग करते थे उसी कबीले से वो खुद को जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर किंग है और माना जाता है कि लिबरल इस्लामिक शासन तंत्र वहाँ पर है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है, तो जॉर्डन का महत्व होगा हमारे लिए कुछ। आज पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल आपको मैं जॉर्डन और मिडिल ईस्ट के बारे में बेसिक जानकारी तो दूंगा ही। और 75वीं वर्षगांठ भी होगा ये भारत और जॉर्डन के संबंधों का, क्योंकि आज़ादी के बाद ही हमने अपने संबंध जॉर्डन और मिडिल ईस्ट के साथ में सुधारने शुरू कर दिए थे। प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया। वहाँ के राजा कौन है, अब्दुल्ला द्वितीय इनका नाम है, ये भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। जिस देश में यात्रा करते वहाँ से जुड़े हुए व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के बारे में कभी कभार सवाल पूछे जाते हैं। जॉर्डन का मैप देखिए ज़रा। बाकी जो बातचीत की जाएगी वो एनर्जी सेक्टर पर बात होगी,
टेक्नोलॉजी पर बात होगी, निवेश पर बात होगी और कृषि इत्यादि क्षेत्रों पर बात हो सकती है, क्योंकि जॉर्डन जो है ये कम पानी वाला इलाका है और यहाँ पर पानी के संरक्षण के साथ में बहुत अच्छी एग्रीकल्चर की प्रथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पानी को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर के भी बातचीत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी बातचीत हो सकती है। ये जॉर्डन देश है। यहाँ पर आपने सुना होगा डेड सी के बारे में, मृत सागर के बारे में। मृत सागर ही है ये, मृत सागर ही है। ये पृथ्वी का सबसे निचला इलाका में से एक है, सबसे निचला इलाका में। यहाँ पर जॉर्डन रिवर बहती है, ये जॉर्डन रिवर बहती है। इसके अगर हम लोग सीमाओं की बात करें तो उत्तर में सीरिया से सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में इराक से सीमा लगती है, वहीं पर पूर्व में सऊदी अरब से सीमा लगती है, पूर्व और दक्षिण पूरा सऊदी अरब से सीमा है, वहीं पर इजराइल से सीमा लगती है वेस्ट में इसकी, और यहाँ पर फ़िलिस्तीन है जो वेस्ट बैंक का इलाका है उससे इसकी सीमाएं लगती हैं। वेस्ट बैंक किसको कहा जाता है? ये मृत सागर के वेस्ट कोस्ट को ही वेस्ट बैंक का इलाका कहा जाता है। यही है वेस्ट बैंक, यही है वेस्ट बैंक, इससे भी इसकी सीमा लगती है। तो ये जॉर्डन के ज्योग्राफी के बारे में बेसिक जानकारी जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि जॉर्डन क्या मेडिटेरियन सी को डायरेक्ट टच करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देख सकते हैं आप बीच में कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो इजराइल और फिलिस्तीन का एरिया आ रहा है, क्योंकि भारत भी फिलिस्तीन को फिलिस्तीन मानता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए इसको। ये गाजा स्ट्रिप है जहाँ पर विवाद चल रहा था, गाजा स्ट्रिप के बारे में जानते ही होंगे। देखिए भारत के लिए मिडिल ईस्ट का क्या महत्व है उसको जरा हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सवाल जो आपसे आईआर में पूछेगा अब उस पर आते हैं कि आईआर में जॉर्डन से क्या सवाल पूछा जाएगा। कभी भी किसी छोटे देश की यात्रा प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसे जॉर्डन हो गया, तो आपसे जॉर्डन के भारत के साथ संबंधों को लेकर के डिटेल लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कलेक्टिव रूप से कि मिडिल ईस्ट का क्या महत्व है, हाल ही में प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा हुई है, इस संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो यानी कि आपसे वो पूछ रहा है मिडिल ईस्ट की यात्रा प्लस मिडिल ईस्ट का महत्व प्लस जॉर्डन की यात्रा, इन दोनों को जोड़ करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वहीं पर इस प्रकार से अगर यूएई या सऊदी अरब की प्रधानमंत्री जी यात्रा करते हैं तो फिर वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, हमारे साथ उनके रिलेशन ज़्यादा गहरे हैं और ज़्यादा बड़े देश हैं इस क्षेत्र के वो। लेकिन पर्टिकुलर जॉर्डन से जुड़ा हुआ सवाल शॉर्ट आंसर में मान लीजिए पूछ भी ले, लेकिन लॉन्ग फॉर्म पे 4 पेज में नहीं पूछेगा। पूछेगा आपसे क्या कि हमारे लिए मध्य पूर्व का क्या इम्पोर्टेंस है, किस किस आयाम में हमारे संबंध हैं और किस प्रकार से आप इम्पोर्टेंस को देखते हैं, उसे लिखिए। इस प्रकार से लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मध्य पूर्व जो है भारत के लिए हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट इसको कहा जाता है, मतलब मध्य पूर्व का इलाका कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। मिडिल ईस्ट का भारत के लिए सबसे पहला जो महत्व है वो है डायस्पोरा, यानी कि भारत के बहुत सारे प्रवासी वहाँ पर रहते हैं। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक में किन चीज़ों की बात करेंगे हम लोग? आर्थिक हम लोग बात करेंगे निवेश की, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। दूसरा जो बात करेंगे वो किस चीज़ की, तो भाई हमारे वहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर इम्पोर्ट भी करते हैं। तीसरा है जो सबसे बड़ा महत्व है वो है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा जिसको कहा जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे चीज़ों को लेकर के भी हमारा वहाँ पर महत्व है, दिखाऊंगा मैं भी क्या महत्व है। उसके अलावा भारत के संबंधों को डाइवर्सिफाई करने के लिए, भारत के आयाम को और भी ज़्यादा बृहद बनाने के लिए, दुनिया में हमारे रसूख को, प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी मिडिल ईस्ट एक बहुत ही शानदार सा जगह है, जहाँ पर कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं है। हम लोकतांत्रिक हैं, बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़े सप्लायर भी हैं, बहुत बड़े खरीदार भी हैं। तो इसके कारण से भी हमारा इस क्षेत्र में काफ़ी महत्व है और सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। सऊदी अरब के साथ भी संबंध अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी हमारा संबंध काफ़ी अच्छा है। तो ये बहुत ही बैलेंस करके हम चलते हैं। इजराइल के समीप ही स्थित है, उसकी सीमा पर स्थित है जॉर्डन, जिसमें प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है। जरा देखिए अब इसके क्या क्या महत्व है मिडिल ईस्ट का, डिटेल में जरा समझते हैं ताकि आप आंसर राइटिंग कर सकें। आर्थिक और ऊर्जा महत्व का क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारत के 80% से अधिक तेल स्रोत का है। भाई यहीं से हम 80% अपना तेल लाते हैं। जैसे इराक से सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं हम लोग, देन सऊदी अरब का नाम आता है, उसके बाद से ईरान वगैरह से भी हम लोग तेल आयात करते हैं। साथ ही व्यापार, प्रवासी श्रमिक सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट, बहु संरेखन के साथ मजबूत किया जा रहा है। इस क्षेत्र में इजराइल हो, ईरान हो, सऊदी हो, यूएई हो, अरब हो, सभी के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि ईरान के साथ संबंध अच्छे रखना और सऊदी अरब के साथ संबंध अच्छे रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं।
प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है जॉर्डन की, इसके बाद से 2 और देशों की यात्रा होगी, ओमान भी जाएंगे प्रधानमंत्री जी। सबसे बड़ा जो हमारे लिए महत्व है मिडिल ईस्ट का वो है एनर्जी सिक्योरिटी। ओके, हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मिडिल ईस्ट, जिसका उदाहरण है यहाँ पर आपको आंकड़ों सहित दिख ही रहा होगा कि भारत यूएई और सऊदी अरब से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल वगैरह आयात करते हैं। तो जैसे हूती हमले होने शुरू हुए थे लाल सागर में, ये डायरेक्टली हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को चैलेंज है कि भाई हम उस एरिया से तेल लाते हैं, अगर वहाँ पर कुछ भी इस तरह की अशांति उत्पन्न होती तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अलावा भारत ने IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को शुरू किया था, जिसमें मिडिल ईस्ट हमारा भागीदार है। ये BRI को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा जो महत्व है आर्थिक और व्यापारिक संबंध, व्यापार में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में हमने काफ़ी बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट भी किया और वहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर आपको आंकड़ों सहित समझाया गया है कि किस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। GCC जो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देशों ने भारत में 100 बिलियन से अधिक का निवेश किया हुआ है। हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई सारे क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है। सऊदी अरब UAE जो है वो बहुत ही बड़े निवेश करता है भारत की इकॉनमी में, वहाँ से कई सारे निवेश हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा प्रवासी समुदाय और रेमिटेंसेज की बात करेंगे हम लोग। भारत से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग रहते हैं, मिडिल ईस्ट में लाखों की संख्या में वहाँ पर रहते हैं। UAE में 35 लाख, सऊदी अरब में 25 लाख भारतीय निवास करते हैं। पूरे मध्य पूर्व में लगभग में 1 करोड़ लोग निवास करते हैं, सभी देशों को मिला करके। और ये जो है वहाँ के काफ़ी प्रभावशाली वर्ग भी हैं, मजदूर वर्ग भी हैं, सामान्य वर्ग में भी आते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। भाई मिडिल ईस्ट में अगर कुछ भी अशांति फैलती है तो इन लोगों को वापस लाना चैलेंज हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये जो हैं वहाँ पर रह कर के काम कर रहे हैं। आर्थिक योगदान की बात करें तो ये लोग वैसे ही नहीं रहते हैं, वहाँ से बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी भारत भी भेजते हैं। 100 बिलियन रुपए करीब रेमिटेंसेज के रूप में हमें मिडिल ईस्ट से प्राप्त होता है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा हमें ही प्राप्त होता है मिडिल ईस्ट से। रणनीतिक और सुरक्षा संबंध के लिए भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत इनको विस्तारित पड़ोसी की संज्ञा देता है, मतलब एक्सटेंडेड नाइबर जिनको कहा जाता है उसकी संज्ञा देता है, मानता है कि हमारे विस्तारित पड़ोसी हैं। और आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन ये सब कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। आपको लग रहा होगा सुबह सुबह कहाँ से आया हूँ। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश जो थे वो इन सब जगहों पर भारत से ही शासन करते थे, तो ये कभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। उन्होंने बहुत दिनों तक ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को छुपा करके रखा हुआ था। बाद में जब डॉक्यूमेंट्स आए तो पता चला कि ये सब एरिया जो थे यहाँ पर शासन करते थे ब्रिटिशर्स, वो भारत से ही शासन किया जाता था। सर्च कीजिएगा, BBC का है शायद, डिटेल डॉक्यूमेंट्री है इस संबंध में कि किस प्रकार से ये पूरे एरिया कभी भारत के हिस्से हुआ करते थे, ब्रिटिश इंडिया के हिस्से हुआ करते थे। बाद में एक करके यह आज़ाद हुए हैं। भारत के मध्य पूर्व को अपनी विस्तारित पड़ोसी नीति का हिस्सा मानता है, जहां सुरक्षा, आतंकवादी रोधी और समुद्री सुरक्षा प्रमुख रूप से यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। जैसे इजराइल से रक्षा तकनीक, ड्रोन मिसाइल, ईरान से चाबहार पोर्ट, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी, GCC के साथ काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी, इन सभी क्षेत्रों में हमारे क्या है सहयोग हैं, जिसके कारण से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को काउंटर करना हो, तुर्की का पाकिस्तान के समर्थन को काउंटर करना हो, इन सभी में यह एरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्व की अगर बात करें तो हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2025 में भारत ने गाजा संघर्ष में संतुलन बनाए रखने और फिलिस्तीनी समर्थन को लेकर के इजराइल के साथ भी हमारे संबंध मजबूत हैं, यानी कि हम फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब के साथ ही हमारे अच्छे संबंध हैं, इजराइल के साथ भी हैं, मतलब कोई भी इस एरिया में हमसे नाराज़ नहीं है, हमारे सबके साथ अच्छे संबंध हैं। इसलिए रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी टाइज के लिए भी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कनेक्टिविटी और भविष्य की योजनाएं IMEC 2023 G20 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अफ्रीका अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
तो आपको मैंने कनेक्टिविटी भविष्य की योजनाओं से जुड़े हुए महत्व बताए हैं, स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी के महत्व बताए हैं, उसके अलावा प्रवासी समुदाय और रेमिटेंसेज के बारे में बताया है, आर्थिक और व्यापारिक संबंध को हमने पढ़ा है, ऊर्जा सुरक्षा को पढ़ा है। ये 5 डायमेंशन है करीब में, जिसके कारण से यह एरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और यहीं की यात्रा की है प्रधानमंत्री जी ने। 2 और यात्राएं होने दीजिए, उसके बाद तीनों देशों के बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर जॉर्डन की बात करें हम लोग, तो काफ़ी पुराना सभ्यता वाला देश है। उत्तर में सीरिया है, पूर्व में इराक है, दक्षिण में सऊदी अरब, पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन है। और इसकी सीमाएं तो मैंने बता ही दी है। जॉर्डन नदी बहती है, मृत सागर है, 75% एरिया यहाँ का रेगिस्तान है, राजधानी अम्मान है, मुद्रा जॉर्डेनियन दिनार है, भाषा अरबी है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसके बारे में बेसिक जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है पोंडुरु खादी को GI टैग दिया गया है। पोंडुरु नाम है इसका, आंध्र प्रदेश का यह खादी है, वहाँ का लोकल है। आंध्र प्रदेश के कपड़े पोंडुरु खादी कहा जाता है इसको GI टैग दिया गया है। इस प्रकार के छोटे छोटे फैक्ट जो हैं प्रीलिम एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार के GI टैग तो सभी लोग रट के जाते हैं, लेकिन बिहार से बाहर के जो राज्यों को मिले हैं GI टैग, उनके बारे में आपसे प्रीलिम में सवाल पूछ सकता है। मेंस में तो नहीं पूछेगा यहाँ से। पोंडुरु खादी ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव में उत्पादित एक पारंपरिक हस्त निर्मित सूती कपड़ा है, जिसे स्थानीय रूप से पटनुलू के नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से क्या नाम है उसका? पटनुलू नाम है। पटनुलू के बारे में भी पूछ सकता है कि यह आर्ट कहाँ से बिलोंग करता है। इस प्रकार से मैच करने के लिए दे दिया जाता है। पटनुलू भी याद रखेंगे और पोंडुरु भी याद रखेंगे। कहाँ का है? तो श्रीकाकुलम जिला, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला से यह संबंधित है। यह कपड़ा पहाड़ी कपास, पुनास कपास और लाल कपास का उपयोग करके बनाया जाता है। ये सभी कपास श्रीकाकुलम क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पुनासा कपास है, लाल कपास है और पहाड़ी कपास है। इन तीनों को मिला करके इस खादी के कपड़े का निर्माण किया जाता है। कपास की सफाई से लेकर कताई तक सब कुछ पारंपरिक तौर पर ट्रेडिशनल जो तरीका है उसी तरीके से किया जाता है और हाथों से ही किया जाता है, इसलिए काफ़ी कॉस्टली भी होता है और यह काफ़ी शानदार भी माना जाता है। पोंडुरु खादी की अनूठी विशेषता क्या है? तो वालुगा मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग करके कपास की सफाई करने का विश्व स्तर पर एक अनूठी प्रथा है, जो केवल पोंडुरु खादी में ही पाई जाती है। मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग किया जाता है। कौन सी मछली का? तो वालुगा मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग करके कपास की सफाई की जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये छोटा छोटा महीन सा फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ये क्या पता कहाँ पूछ ले भाई, और यह टफ सवाल हो जाएगा। केवल पोंडुरु खादी में ही पाई जाती। पोंडुरु भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ कताई करने वाले अभी भी 24 तीलियों वाले एकल ध्रुवीय चरखे का उपयोग करते। इसे गांधी चरखा के नाम से जाना जाता है। गांधी चरखा याद है आपको? इस प्रकार से होता है गांधी चरखा। इसी का उपयोग आज भी किया जाता है। अभी तो केवल फ़ोटो खींचने के लिए इसका उपयोग होता है भाई, लेकिन वास्तविक तौर पर इस चरखे का उपयोग आज भी करते हैं पोंडुरु में, आंध्र प्रदेश में, जिसके कारण से इसका GI टैग में नाम आया है कि भाई पारंपरिक तरीका जो था आज से सैकड़ों साल पहले, वही का वही आज भी अपनाया जा रहा है। यह कपड़ा अपनी अत्यधिक उच्च मांग, उच्च धागा संख्या, यार्न काउंट लगभग 100 से 120 के लिए जाना जाता है। इसकी बेहद बारीक गुणवत्ता को दर्शाती है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? स्वतंत्रता पूर्व काल में महात्मा गांधी ने अपने जर्नल, उनका जो एक पत्रिका छपती थी यंग इंडिया में, पोंडुरु खादी के गुणों पर प्रकाश डाला था वो है, और इसे आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों से जोड़ करके उन्होंने प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार से एक छोटा सा पोंडुरु खादी जो है वो 100% क्या है? तो आत्मनिर्भर है। उसको किसी भी चीज़ की दुनिया में ज़रूरत नहीं होती। अपने यहाँ का कपास, अपने यहाँ का मशीन, अपने हाथ से काम और अपने लिए उत्पादन, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता, जिसमें कुछ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। एक्सपोर्ट जरूर कर सकते, इम्पोर्ट नाम का कुछ है ही नहीं। GI टैग या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को दिया जाता है, और जो पारंपरिक होते हैं और वहीं का होते हैं और हज़ारों साल का उनका इतिहास होता है। इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है ये, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी पोंडुरु की, तो इसको भी याद रखिएगा। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे क्या? ये सवाल भी कहीं पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने धोती वस्त्र पहनना कब से शुरू किया, और दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान ही उन्होंने शुरू किया था, जब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी सामान्य क्लास में बैठ करके, और उस दौरान उन्होंने भारत को जाना था। तो सबसे पहला जो त्यागा था उन्होंने,
वो अपना वस्त्र ही त्यागा था कि भाई लोगों के जैसा दिखेंगे तभी तो उनके नेता बन पाएंगे। इसके कारण से वो धोती पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक ही धोती के नीचे काट करके आधा पहनते थे और आधा ओढ़ने का काम करते थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, पौंडरू खादी को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मैं कभी जल्दी जीआई टैग आपको पढ़ाते हुए दिखाऊं क्या? कभी नहीं पढ़ाता मैं जल्दी, तभी पढ़ाता हूं जब कुछ वो हिस्टोरिक कारण से जुड़ा हुआ हो। डज इंडिया नीड टू अपग्रेड इट्स बायोसिक्योरिटी मेजर्स? बायोसिक्योरिटी मेजर्स को अपग्रेड करने की आवश्यकता है क्या? ये कोई सांभवी नाइक हैं और इन्होंने इस लेख को लिखा है, ये द हिंदू में आया हुआ है। बायोसिक्योरिटी क्या होता है? जैव सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी मतलब जैसे कुछ विषैले पदार्थ रखे गए, कुछ विषाणु रखा गया है, कोई बैक्टीरिया रखा गया, कोई फंगस रखा गया है। वुहान लैब याद है क्या आपको? कोविड वाला, जहाँ से लीक हुआ था कोविड-19 का जो स्ट्रेन है पहली बार, वहीं से वो वायरस लीक हो गया था, आपको पता ही होगा। तो उस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसी के लिए बायो सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। बायो सिक्योरिटी बाय मिस्टेक भी हो सकता है, जानबूझ के भी सरकारें इसका उपयोग कर सकती है। अब कोविड जो था वो जानबूझ के था या बाय मिस्टेक था, ये आज तक नहीं पता चला हमें, क्योंकि इसकी जांच ही नहीं होने दी गई है ना। नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, जो आजकल बड़े ट्रेंड कर रहे होते हैं, भाई देखा आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया उन्होंने। अगर इस प्रकार के लोगों के हाथों में बायो वेपन लग जाए तो फिर वो क्या करेंगे? सोचिए, जब इतना नफरत भरा हुआ है किसी समुदाय के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए, तो क्या करेंगे वो उनके साथ? पूरी आबादी निपटा देंगे, है ना। तो बायो सिक्योरिटी इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे विदेश मंत्री महोदय ने भी इस चीज़ को लेकर के बोला था कि भाई दुनिया अभी तक बायो वेपन के लिए सही से तैयार नहीं हो पाई है और आने वाला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बायो वेपन ही होगा। बायोलॉजिकल वेपन्स जिसका उपयोग किया जाएगा बड़े स्तर के विध्वंस के लिए। हालांकि यह बैन किया गया है, लेकिन फिर भी इसके उपयोग के डर तो रहते ही हैं, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी खुद को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। आतंकवादी भी खुद को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। अब वो इन चीज़ों को उपयोग की ओर भी जा सकते हैं, जिसके कारण से एक सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर करते हुए एक छोटा सा लेख लिखा गया है। इसके संदर्भ में हम लोग ज़रा डिटेल में समझते हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC 1972 में एक ओपन संधि थी जो इस चीज़ को लेकर के किया गया था कि दुनिया में कभी भी बायो वेपन्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। दरअसल में वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बड़े स्तर पर केमिकल वेपन्स और बायो वेपन्स का उपयोग किया गया था, जिसके कारण से बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, सैनिकों की मृत्यु हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात से इस चीज़ का आने लग गया कि भाई बायो वेपन का उपयोग नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के यह संधि हुई थी 1972 में। जैविक और विषाक्त हथियार, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स के विकास, उत्पादन, भंडारण, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। मतलब डेवलपमेंट भी नहीं करेंगे आप, उत्पादन भी नहीं करेंगे, इसको स्टोर भी नहीं करेंगे और इसका यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यह पहली बहुपक्षीय संधि है जो विनाशकारी हथियारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है। जो इस वेपन में बहुत बड़े स्तर के विध्वंसक शक्तियाँ होती हैं, एक बार पूरी आबादी को निपटा सकते हैं ये, बिना आवाज़ के, बिना धमाकों के। और इसी प्रकार से केमिकल वेपन्स पर भी रोक लगाया गया है ना। लेकिन सीरिया में कुछ वर्ष पहले वहाँ के जो तानाशाही सरकार के द्वारा इसका उपयोग किया गया था, अभी की नहीं, उससे पहले की सरकारों के द्वारा। 185 देशों ने हस्ताक्षर किया। भारत ने 1974 में सदस्य इसकी ले ली थी, हस्ताक्षर कर दिया था। कोई सत्यापन तंत्र नहीं है, लेकिन वार्षिक समीक्षा सम्मेलन इसका होता रहता है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जैसे आतंकवादी भी इसमें शामिल, लेकिन प्रवर्तन चुनौतियां भी, प्रवर्तन मतलब कि किसी के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके सत्यापन कि भाई वाकई कोई इसको डेवलप नहीं कर रहा है क्या, वाकई किसी ने स्टोर करके नहीं रखा हुआ है क्या, इसकी पुष्टि करने का इस संधि में कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जोखिम क्या बढ़ गया है? जोखिम ये बढ़ गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जैविक टूल्स जैसे क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है और जीन एडिटिंग करके हम किसी भी विषाणु को, किसी भी वायरस को इतना खतरनाक बना सकते हैं कि वो मास लेवल पर लोगों को निपटा दे। जैसे कोविड का वैक्सीन अगर नहीं बनता तो अभी क्या हुआ रहता भाई, जरा सोचिए। कोविड के स्ट्रेन को और भी ज़्यादा अगर खतरनाक बना दिया जाता तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती।
तो नॉन स्टेट एक्टर्स के कारण से इसको लेकर के कंसर्न और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दोहरे उपयोग की तकनीक बायोटेक रिसर्च जैसे कोविड वैक्सीन हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। भारत के पास जोखिम ज़्यादा क्यों है, भारत के पास रिस्क क्यों है भारत में ज़्यादा? तो बहुत बड़ी आबादी है और हमारी डेंस पॉपुलेशन है, छोटे से शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायो वेपन बनाए जाते हैं जिसमें कि भाई कोई गेहूं के बीज में छेड़छाड़ कर दे कि इसका उत्पादन ही ना हो सके, तो फिर क्या होगा? सीमाओं पर शरणार्थी और व्यापार से रोगाणु फैलाव हो सकता है। पर्यावरणीय खतरे भी हमारे पास मौजूद हैं। कोविड-19 महामारी ने कमजोरियों को उजागर किया था। जिस प्रकार से वुहान के लैब से यह लीक हुआ था या लीक किया गया था, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला है, क्योंकि बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड दुनिया आपको बदली हुई से लगेगी। इंसान के बिहेवियर तक में परिवर्तन देखे गए हैं। क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत है? तो भारत को फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और जो हमारे पास कई सारे संस्थाएं, कई सारे एक्ट हैं, उसके तहत में हमें सही से वैश्विक मानकों के अनुसार इसकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे भारत का पुणे का जो लैब है, वायरोलॉजिकल लैब है हमारा, देश का सबसे बड़ा वायरोलॉजिकल लैब वही है हमारा, जहाँ पर देश के अलग अलग विभिन्न प्रकार के वायरस स्टोर करके रखे जाते हैं। कुछ वायरस बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को भारत सरकार ने हाल ही मजबूत किया है। हैदराबाद में भी जो रिसर्च सेंटर हैं कई सारे, हैदराबाद को देश की फार्मेसी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी कई सारे जगहों पर सरकार की एजेंसियां हैं, उनकी सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है। इसी कारण से कि अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न होकर के सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा। क्या होता है यह प्रक्रिया? तो अभी मैंने आपको बताया कि एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली है बायोसिक्योरिटी, जो जैविक खतरे बायोलॉजिकल थ्रेट से बचाव के लिए डिजाइन की गई है। सरल शब्दों में यह उन प्रक्रियाओं, नीतियों, तकनीकों का समूह है जो हानिकारक रोगाणु, पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस जिनको कहा जाता है, विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स, जीन संशोधित जीव GMO जिनके जीन में परिवर्तन किया गया है, कि जैविक हथियार के तौर पर दुरुपयोग करने को रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि जैविक सामग्री जैसे वायरस, बैक्टीरिया, लैब, कृषि, स्वास्थ्य या पर्यावरण में सुरक्षित रहें और अनजाने या जानबूझकर इनको फैलाया न जाए, न तो बाय मिस्टेक, न तो किसी नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा, गलत आदमी के हाथों में नहीं लगना चाहिए और इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। युद्ध के परिस्थितियों में भी इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। मानव स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, एग्रीकल्चर पर पड़ सकता है, पर्यावरण पर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में लागू की जाती है कि भाई मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एग्रीकल्चर को सिक्योर किया जाए, पर्यावरण को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी यह खतरा ना हो। महत्व क्या है? वैश्विक खतरे के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा यह कंसर्न का चीज़ है। भारत के लिए भी प्रासंगिक है बायोसिक्योरिटी, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ी आबादी है और अंतर्राष्ट्रीय संधि, जैविक हथियार संधि के तहत देश बाध्य हैं, लेकिन प्रवर्तन अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं कि इसको इम्प्लीमेंट सही से किया जा रहा है कि नहीं, इसको देखरेख करने वाला अभी भी कोई नहीं है और ना तो कोई सत्यापन की प्रक्रिया है। क्या पता वुहान से सही में लीक किया गया हो, किसी को आज तक नहीं पता चला। इतने बड़े इंसिडेंट हुए कोरोना, लेकिन उसका जांच तक नहीं हो पाया। इस प्रकार की इग्नोरेंस भी इसकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं, जिसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को याद रखिएगा, बायो सिक्योरिटी को भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल बन सकते हैं। बायो वेपन के बारे में समझिएगा, पोंडरू सिल्क के बारे में मैंने आपको बताया है और जॉर्डन के बारे में बताया, मध्य पूर्व के महत्व के बारे में बताया है। जॉर्डन भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है, तो अब देखते हैं आज क्या क्या वार्तालाप होती है, उसके आधार पर कल के वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।